हाय दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको ठीक से समझना है तो आप लोग कृपया पिछला लेक्चर्स ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शन के क्या प्रतिकूल प्रभाव हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है कि क्या ये एडवर्स इफेक्ट देता है, क्या प्रतिकूल इफेक्ट देता है। आज हम इसके बारे में ठीक से अच्छे से क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी करेंगे। तो इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या होते हैं, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने कम्युनिकेट कर दिया था, हिंट कर दिया था। आज मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा और डीप में ले जाऊंगा, इसके क्या बैड और एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पे इन सारे इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैंने कल उस बार दिखाया था कि कैसे जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाती है जनरेटर के केस में उसके घूमने की दिशा में, मोटर के केस में उसके घूमने के अपोजिट दिशा में। सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में दिखाई गई हैं। तो ये हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि एमएनए पे ही ब्रश लगा होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, ब्रश में कोई करंट नहीं होती है। तो वहाँ पे मतलब जिस कंडक्टर के ऊपर ब्रश लगा होता है उसमें जो है, जैसे इस कंडक्टर के ऊपर ब्रश लगा है तो इसमें कोई करंट नहीं है, तो किसी तरह की स्पार्किंग कोई संभावना नहीं है। लेकिन एमएनए अगर आगे शिफ्ट हो गई है, यानी कि आगे वाले कंडक्टर में अब वोल्टेज जीरो है लेकिन इसमें करंट अब आ जाता है। अब लाइव कंडक्टर को जब कोई भी चीज़ शॉर्ट करेगा, सटेगा, तो भाई स्पार्किंग होगी ही। तो इसीलिए स्पार्किंग हो जाती है, क्योंकि एमएनए आगे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। आर्मेचर रिएक्शन से स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो आप यह बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं और सारी बातें क्या हैं। तो आपने देखा एमएनए का शिफ्ट होना एक पहला दुष्प्रभाव था। दूसरा हम आपके सामने देख सकते हैं कि इसमें ईएमएफ में क्या होती है, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होता है। सिंपल सी बात है, स्पार्किंग होगा तो कम्यूटेशन में प्रॉब्लम भी होगी। अब कम्यूटेशन क्या होता है, आर्मेचर में कौन सी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है कम्यूटेटर के द्वारा। मोटर के केस में एसी को, ध्यान देना है, मोटर के केस में क्या किया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। उल्टा काम करता है, जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और यही कम्यूटेटर मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर में भेजता है। तो आपको ये बात हमेशा ज़रूर याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम यू कैन से द स्पार्किंग ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं। दूसरा ईएमएफ में कमी। कैसे भैया? क्योंकि हमने बताया था डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। जैसे मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स अगर ऐसे जा रहा है तो आर्मेचर का फ्लक्स इसके अपोजिट में जाकर के इसको न्यूट्रल कर देता है। जब आपका मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स जब न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपकी मशीन है और ये आपका पोल है, इससे फ्लक्स निकल रहे हैं और आर्मेचर से फ्लक्स ऊपर की ओर जाएगा तो आने वाली फ्लक्स नीचे से जा रही फ्लक्स दोनों न्यूट्रल हो जाएगी। अब ये फ्लक्स रोटर पे जब नहीं पड़ेगा तो क्लियर है कि रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड कम हो जाएंगे। तो आपके ईएमएफ में, इसके कारण ईएमएफ जो है कम इंड्यूस्ड होता है। ये भी इसका क्या है, एक दुष्प्रभाव है जो एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोहे की हानि में वृद्धि। इसको मतलब क्या है, लोहे की हानि में वृद्धि का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोहे की हानि में वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है, लोहे की हानि में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था कि अगर मान लीजिए ये आपकी मशीन है, ये रोटर है, तो फ्लक्स इस प्रकार से हो जाता है। फ्लक्स का जो कंडीशन होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से जब फ्लक्स का कंडीशन हो जाएगा, यहाँ से हम ठीक से बना के दिखा लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी मशीन है, ठीक है दोस्तों, ये आपका रोटर है, तो फ्लक्स ऐसे हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स मैंने बताया था। तो यहाँ और यहाँ फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई, और जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई तो आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, ये जो लॉसेस होते हैं ना, ये फ्लक्स के बढ़ने की वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए दुष्प्रभाव है, क्योंकि जब ये लॉसेस बढ़ेंगे तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, मशीन हीट होगी, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे प्रभाव हैं जो बहुत ही हमारे लिए समस्या का कारण बन जाते हैं मशीन में।
तो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक इसमें स्टडी भी बताऊंगा कि इतनी समस्याएं होने पर भी हम क्यों आर्मेचर को रोटर पे रखे हुए हैं। अगर इसी आर्मेचर को स्टेटर पे डाल दें और मेन पोल को रोटर पे डाल दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने मेन क्या इफ़ेक्ट देख लिया, मैं आपको एक बार में समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला है एमएनए का शिफ्ट होना, पहला दुष्प्रभाव एमएनए का शिफ्ट होना। दूसरा दुष्प्रभाव आपने देखा कम्यूटेशन में प्रॉब्लम, मतलब स्पार्किंग का होना, स्पार्किंग दूसरी समस्या हो गई। तीसरा आपने देखा क्या, ईएमएफ का कम उत्पन्न होना, क्योंकि भैया डीमैग्नेटाइजिंग से मेन फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, कम फ्लक्स लिंक करेगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और चौथा मैंने बताया कि फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, हमने दिखाया था पोल टिप पर क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आयरन लॉसेस मतलब ईडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम देखें तो मेन इफेक्ट यही है आर्मेचर रिएक्शन के, जो हमारे लिए एक प्रकार से नुकसान ही है। तो हम किसी न किसी तरह से इस आर्मेचर रिएक्शन के इस दुष्प्रभाव को दूर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब हम कैसे इन्हें दूर करेंगे, दूर करने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, से लिखा है आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के उपाय। पहला लिखा हुआ है ब्रश की स्थिति समायोजित करना, एडजस्टिंग द ब्रश पोजीशन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये आपकी क्या थी, सॉरी मैं ये लेता हूँ, देखिए ये आपकी क्या थी, ये आपका मान लीजिए दो पोल हैं एन और एस, यहाँ से आपका रोटर है और ये फ्लक्स है, ठीक है। तो अब आपका एमएनए इसके परपेंडिकुलर ऐसे शिफ्ट हो गया, इधर एमएनए शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपका एमएनए शिफ्ट हो गया। ब्रश तो आपका यहाँ कंडक्टर पे लगा था, ब्रश तो आपको यहाँ कंडक्टर पे लगा था, एमएनए शिफ्ट यहाँ हो गया। तब ब्रश को अगर जनरेटर है तो इसको घूमने की दिशा में शिफ्ट करिए, अगर मोटर है तो मोटर उल्टा घूमता है तो उसके घूमने के अपोजिट दिशा में ब्रश को शिफ्ट करिए। तो ये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी स्पार्किंग क्या होगी, समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि अब न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ आ गया, इस कंडक्टर में करंट आने लगा जिसको आप ब्रश से शॉर्ट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल पे ले जाएंगे तो स्पार्किंग नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन टास्क है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रोटेटिंग मशीन, ठीक है। मतलब अगर ऐसा किया जाए तो स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। मैं इस बात को एक बार और बता देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए चीज़ों को, इस चीज़ को आप एक बार और समझिए। ये आपका क्या है, एन और एस, ये आपके पोल हैं, ठीक है। ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। मैंने दिखाया था कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनती है, यानी कि एमएनए आपका इधर शिफ्ट हो गया, ब्रश आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पहले न्यूट्रल कंडक्टर रहा करता था जब तक आर्मेचर में करंट नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ जो कंडक्टर है उसमें करंट आने लगा। तो जब लाइव वायर को आप टच करेंगे तो स्पार्किंग होगी, लाइव वायर को कहीं भी इधर उधर हिलाया, हवा का संपर्क हुआ तो स्पार्किंग होगी। तो जिसकी वजह से इसमें स्पार्किंग क्या होने लगता है, ठीक है। दैट इज़ बैड रिजल्ट। डिटेल में बताएंगे कि इसके पीछे भी वास्तव में रीज़न क्या है, ठीक है। वो कम्यूटेशन वाले पार्ट में हम ले जाएंगे। तो अगर इसी ब्रश को आगे शिफ्ट करें, जनरेटर केस में आगे, मोटर के केस में घूमने के अपोजिट दिशा में अगर शिफ्ट करें तो पॉसिबल है स्पार्किंग कम हो जाएगी। तो पहला मेथड ये हो गया। चलिए अब दूसरे मेथड के बारे में देखते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड लिखा हुआ है इंटर पोल्स या कम्यूटेटिंग पोल्स की व्यवस्था, मतलब कम्यूटेटिंग वाइंडिंग या इंटर पोल की व्यवस्था। कम्यूटेटर हमेशा बड़े मशीनों के लिए यूज होता है, आप ध्यान दीजिएगा। इंटरपोल छोटे मशीनों के लिए होता है। स्पेशली ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे होता है, इन चीज़ों को, इनका कॉन्सेप्ट हम नीचे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम इंटरपोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम इंटरपोल के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए
पहले हम देख लेते हैं इंटरपोलिंग क्या होती है। यहाँ पे इसका फिगर दिखाया गया है इंटरपोलिंग की, लेकिन इसी चीज़ को अगर बेहतरीन तरीके से समझना है तो मैं यहाँ पे इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे इधर क्रॉस का सारा नोटेशन है, यहाँ पे सारा नोटेशन क्रॉस का होता है और यहाँ सारा नोटेशन डॉट का होता है, ये मैंने बताया था। क्रॉस के होने की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज होता है। अब मैंने सारी बातें बताई थी, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, और डॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हैं। यानी कि रिजल्टेंट आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि ये ऊपर से नीचे आने वाला फ्लक्स डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि आर्मेचर का फ्लक्स ही ख़त्म हो जाए, तो जब आर्मेचर का फ्लक्स ख़त्म होगा तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हम अगर ध्यान दीजिएगा, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू, यहाँ पे आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे n कर दूँ और यहाँ पे मैं यस कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से फ्लक्स नीचे की ओर आ रही है, तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं इंटरपोलिंग। ये छोटे मशीनों के लिए होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि इंटरपोलिंग से हम इस प्रकार से आर्मेचर के फ्लक्स को कम कर देते हैं, जिससे आर्मेचर का जो कुप्रभाव है यह कम हो जाता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर। कम हो जाता है, नॉट मतलब समाप्त नहीं होता, ठीक है, ये फिनिश्ड नहीं होता, बस रिड्यूस हो जाता है। कभी भी हम इसको प्रॉब्लम को फिनिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरपोलिंग। अब देखिए, अब इंटरपोल की अगर पोलैरिटी जाननी है तो क्या होगा, अगर जनरेटर है तो उसके घूमने के दिशा में जो विपरीत पोलैरिटी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, घूमने की दिशा में जो अगली पोलैरिटी होती है वही इंटरपोल की पोलैरिटी होती है। देखिए, घूमने की दिशा में इसके पोलैरिटी n है तो यही इंटरपोल की पोलैरिटी है। घूमने की दिशा में जो पोलैरिटी s है यही इंटरपोल की पोलैरिटी है। तो जनरेटर के केस में घूमने की दिशा में जो नेक्स्ट पोलैरिटी होती है वही इंटरपोल की पोलैरिटी होती है जनरेटर में। ध्यान देना, मोटर में घूमने की दिशा में जो पोलैरिटी आएगी उसकी अपोजिट पोलैरिटी होती है इंटरपोल की पोलैरिटी। बात को ध्यान समझिएगा। एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना समझ पाएँ तो आप वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से। देखिए, आपकी मशीन जनरेटर है तो ऐसे ही घूमेगी। इंटरपोल में आपने देखा, यहाँ 2 पोल आपने लगाया था, यहाँ n, यहाँ पे यस, तो घूमने की दिशा में ये यस हुआ ना, तो यही पोलैरिटी देखिए इंटरपोल की भी है। घूमने की दिशा में ये n है ना, देखिए यही पोलैरिटी आपका, ये n भी आपका इंटरपोल की पोलैरिटी है। यानी कि जनरेटर के केस में घूमने की दिशा में जो पोलैरिटी मिलेगी वही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी, लेकिन मोटर के केस में घूमने के अपोजिट दिशा में, यहाँ पे ध्यान, घूमने की दिशा में जो पोलैरिटी हमको मिलेगी उसकी अपोजिट पोलैरिटी होती है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छोटे मशीनों के लिए हम इंटरपोलिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसके और भी यूज हैं, हम आगे कम्यूटेशन में स्टडी करेंगे। यहाँ हम बता दें तो उसका मतलब मज़ा जो है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा इंटरपोलिंग से हम कैसे आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो बड़े मशीनों के लिए होती हैं। इन एनी हाउ एनी रेट यू हैव टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, दिस इज ए माई टारगेट। I mean to say that you have to finish armature flux. If we finish armature flux, then we find the better commutation. अगर हम किसी भी तरीके से एनी हाउ एनी रेट आर्मेचर के फ्लक्स को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो एलिमिनेट मतलब दूर करने के लिए एक व्यवस्था और भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट अगर हम कर दें, और सॉरी, यहाँ पे अगर हम डॉट कर दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डॉट कर दें, डॉट का मतलब यहाँ फ्लक्स आ रही है क्लॉकवाइज, और डॉट करेंगे तो हमारी फ्लक्स क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर सी बात है। तो देखिए, ये जो डॉट अगर वाइंडिंग कर दिया इसमें, मतलब मेन मैग्नेटिक पोल पे हम रख करके क्वाइलिंग कर दिया आर्मेचर के सीरीज में ही, तो हम देख रहे हैं आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आर्मेचर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस कर दें,
क्रॉस कर दें तो यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स आ रहा है तो इसका फ्लक्स क्लॉकवाइज जाएगा। देखिए यहाँ भी रिड्यूस हो जा रहा है। इस प्रकार मेन मैग्नेटिक पोल के पोल फेस पे आर्मेचर के सीरीज में अगर बाइंडिंग हम कर देते हैं तो आर्मेचर का फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशली आप देख रहे हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ही इन दोनों मेथड से क्या हो रही है, स्पेशली समाप्त हो रही है। डीमैग्नेटाइजिंग भी समाप्त होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अच्छे से समझ लिया कि इंटरपोल और कंपनसेटिंग बाइंडिंग के द्वारा कैसे हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है और हम यहाँ पे देख लेते हैं। एयर गैप की लंबाई बढ़ाना, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट मेथड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड में आता है, एयर गैप की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, दिस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे हमने आपको बताया था, मैं बार बार एक ही फिगर बना रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू नो द ऑल द इफेक्ट, ऑल द रिडक्शन, ऑल द एलिमिनेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा था कि मैग्नेटिक जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था उसका ये पोजीशन हुआ करता था, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका मूव करता था। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये इफेक्ट डाल रहा है कि अधिक आयरन लॉस हो रहा है मशीन में। अगर हम इसी को रिड्यूस कर दें तो भी हमारा कुछ हद तक आर्मेचर रिएक्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर एयर गैप बढ़ा दें तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस इज अ अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टेब्लिशिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम कहने का अभिप्राय ये है, जैसे रेसिस्टेंस धारा के प्रवाह का विरोध करता है वैसे रिलक्टेंस। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे एयर गैप की लंबाई को बढ़ा दें तो फ्लक्स का इस्टेब्लिशमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स के विरोध करने वाला जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर जो है हाईली फ्लक्स का रेसिस्टिव मटेरियल है। एयर जैसे प्लास्टिक क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक है जो धारा को नहीं बहने देता है, उसी प्रकार एयर बहुत अच्छा रिलेक्टिव मटेरियल है, यू कैन से, यह फ्लक्स को बैठने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए एयर बना दें यहाँ पे तो फ्लक्स का इस तरह से जमावड़ा कम हो जाएगा। तो वही एक मेथड यहाँ पे दे रहा है। अगला है मेन फील्ड एमएमएफ को मजबूत करना। ये डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के लिए स्पेशली है। जैसे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे क्या है, ये आपका मेन मैग्नेटिक पोल है, मान लीजिए N, और ये है आपका मेन मैग्नेटिक पोल S, ये है आर्मेचर। ये फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, N से S की ओर ये पड़ रहा है। ठीक है, तो जब डीमैग्नेटाइज होगा तो ऊपर से नीचे आने वाला फ्लक्स, मान लीजिए 10 वेबर फ्लक्स ऊपर से नीचे आ रहा है, और क्या हो रहा है कि आर्मेचर के फ्लक्स से ये 5 वेबर आपका क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है। 5 ही इस पर आ रहा है। अगर हम इस पर एक्स्ट्रा टर्न कर दें इसी 5 के बराबर, तो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो एक्स्ट्रा टर्न से पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा करके या नंबर ऑफ एमएमएफ को बढ़ा करके हम इस आर्मेचर रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इस आर्मेचर रिएक्शन को कुछ हद तक और भी रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि इस तरह से आर्मेचर रिएक्शंस के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को इस मेथड का उपयोग करके हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बातें मैंने आपको बताई मैं उनको एक बार समरी में उनको दे देता हूँ, क्योंकि समरी से आपका क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर्मेचर रिएक्शन वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। आर्मेचर रिएक्शन के कुप्रभाव क्या है, आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है कि इसके कारण क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। एमएनए शिफ्ट हो जाता है, फिर क्या होता है, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आती है, स्पार्किंग होती है। इनको याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए। जैसे एमएनए का शिफ्ट होना, तो पहला शब्द इसका यस से ऐसे याद कर लीजिए, पहला शब्द यस लगा दीजिए। उसके बाद कम्यूटेशन प्रॉब्लम हो रही है दूसरा, तो सी से इसको लिख दीजिए। ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है तो इसको ई से कर लीजिए। फिर आयरन लॉसेस बढ़ रहा है तो इसको आई से कर लीजिए। इस तरह से एक शब्द में इसको कन्वर्ट करके याद कर लीजिए। SCET ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपको स्टेप भूलेगा नहीं। ऐसे करके आप चीज़ों को अच्छे से आप याद कर सकते हैं। वैसे अगर ठीक से पढ़ें तो ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इनको समाप्त करना है।
है, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना है मेरे भाई, तो फिर कौन कौन सा इसमें मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। इसकी मेथड्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ब्रश की पोजीशन को चेंज कर दें, ठीक है। ब्रश को तो पहला शब्द बी याद कर लीजिए, उसके बाद इंटरपोल कंपनसेटिंग बाइंडिंग BIC से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला हमने बताया था एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न की व्यवस्था, तो यहाँ पे ई शब्द से, इस तरह से इस शब्द से याद कर लीजिए कि क्या क्या हम मेथड लगाएं कि आर्मेचर रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये तो था आज के लेक्चर का दोस्तों। कैसा लगा देखिए, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मनोबल नहीं उतना अच्छा बन पाएगा वीडियो का कंटिन्यूटी में। तो आप लोगों को ऐसे ये है कि आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, तो आप इसको कम से कम इतना कर दें। आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।